जी फौजी साहब, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महिपाल सिंह कुंडीर, गाँव संबरेड़ी से। आप भी नाम बताओ। पुष्पा। फौजी साहब, आप कौन से सन में फ़ौज में भर्ती हुए थे? मैं 1974 अक्टूबर में जो है भर्ती हुआ था। उस समय आपकी उम्र क्या थी? 18 साल के करीब उम्र थी। अच्छा, सन 74 एक बहुत पुरानी बात हो गई है, तो उस समय जो युवा थे फ़ौज में जाने का, उनमें जज्बा किस तरह का था? उस टाइम तो बहुत कम कवरेज थी जाने के लिए, बहुत कम इच्छुक थे। आपको किसने प्रेरित किया फ़ौज में जाने के लिए? एक हमारे रिश्तेदार हैं हिमाचल के, जो मेजर थे उस टाइम पे। उनको देखा था कि हमारे को मंगाई कि भाई हम भी फ़ौज में जाएं, तो उन्होंने हमारी हेल्प करी थी कि मैं अम्बाला से भर्ती हुआ करा था। अच्छा, उस समय जो फिज़िकल होता था, बच्चे मतलब लड़के कैसे रेस लगाते थे, कैसे तैयारी होती थी, कैसे टेस्ट होते थे, उसको डिटेल में बताते जाओ। उस टाइम पे ग्राउंड के अंदर जितने बच्चे होते थे उनको दौड़ाते थे, टाइम चेक करते थे कि भाई किस टाइम में कवर हो रहे हैं। लगभग सा करीब जैसे कम बच्चे जाते तो सिलेक्शन हो ही जाता था, है ना। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, परंतु फिजिकल के अलावा जो है मेडिकल वगैरह जो है अच्छी तरह टेस्ट होते थे। जो फिजिकल और मेडिकल और लिखित में जो होते थे वे पेपर अच्छी तरह होते थे और ठीक ईमानदारी से काम किया जाता था उस टाइम। अच्छा, उस समय जो हाइट मांगते थे, जैसे आज 170 मांगते हैं, तो उस समय हाइट कितनी मांगी जाती थी? 5.5 फुट के करीब ही मानी जाती थी हाइट जो है ना। 170? हाँ, 170 के करीब ही मानी जाती थी। अच्छा, मतलब जैसे अगर वैकेंसी 100 है तो कितने, या 200 है या 500 है, तो उसके ऊपर कितने कैंडिडेट तैयारी करते थे या वहाँ पर जाते थे? जैसे आज बड़ी प्रतिस्पर्धा है, मुकाबला है, थोड़ा आज की तुलना में उस समय कि एक भर्ती के ऊपर कितने कैंडिडेट होते थे? देखो, भर्ती के तो पहले तो ऐसा तो मेले तो लगते नहीं थे जैसे अब लगते हैं। भाई चलो आज फला जगह लगा लिया, सहारनपुर लग रहा है, आज बुलंदशहर लग रहे या मुजफ्फरनगर लग रहा। यानी इसको आप मेले कहते हैं? जिस तरह की आज की भर्ती है उसको मेला कह रहे हो? इस टाइम पे मतलब मेला क्यों कहते हैं उसको? ये मेरा तो ऐसा है कि उस टाइम पे युवक आ जाते हैं तो वो मेले के तौर पे ही हम मानते हैं कि उस टाइम पे भाई आ रहे जो इसकी इच्छा होती थी भर्ती हो जाते थे। पहले जो है ना ऐसा नहीं था कि यहाँ पर भर्ती दफ्तर जैसा हमारा जो उनका मेरठ था, तो मेरठ में ही जाकर भर्ती होती थी। अच्छा, जैसे हम जाकर अम्बाले से हो गए, अम्बाले में था भर्ती दफ्तर, तो वहीं पर भर्ती होते थे। ऐसे नहीं थे कि इधर उधर जो कैंप लग रहे या मेला मान लो लग रहा उसमें भर्ती होते थे। अच्छा, ये जिसे आप मेला कहते हैं जो काफ़ी जैसे कहीं सहारनपुर में, तो इस तरह का मतलब क्या इम्पैक्ट गया है आज के नौजवानों के ऊपर? एक आज के नौजवानों में तो एक तो समझो भाई देखा था कि पे अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज की सैलरी ठीक। तो ये जो आर्मी मतलब एक फ़ौजी बनने का जो जज्बा है वो सैलरी को लेके है, न कि देशभक्ति को? टाइम में तो मैं तो मानता हूँ कि आज के टाइम में तो सैलरी के हिसाब से है। आजकल सेवा का इतना वो नहीं है जितना महत्व पहले था। पहले अंदर से जज्बा था कि हम देश की सेवा करेंगे, परंतु आज है नहीं। आज गवर्नमेंट भी जो है ना इस चीज़ को देखो क्या है, सैलरी को देख के हो रहे हैं। पहले जज्बा था, देश भावना थी, देश के प्रति आदमी को अंदर से उमंग थी, परंतु आज जो है ना पेट पालने की उमंग ज़्यादा है, देश सेवा कम है। यानी देशभक्ति और देश सेवा का एक चोला बन के रह गया है। रह गया ये जो है ना एक जो चौड़ा ही समझो एक किस्म से इसको कि जो है ना चौड़ा ही हो गया, क्योंकि जब हम अपने लिए कर रहे हैं हम देश की तरफ नहीं देख रहे। और आजकल देख भी रहे होंगे कि जो है ना इतना महत्व नहीं है। पहले सिविल जनता भी आर्मी के जवान को या उनको रिस्पेक्ट देती थी, और वे जो जवान होते थे वे सिविल को भी अब रिस्पेक्ट देते थे। वे उन्हें अपने भाई बहन के मुकाबले मानते थे कि जैसे एक दूसरा मिल गया तो समझो कि जैसा हमारा भाई मिल गया, ऐसा होता था। अब इतना ना तो फौजियों में यह है कि वे उसको मिला के चल रहे, और ना ही सिविल जनता ये सोचती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की भी कमी है। वो किस तरह की कमी है? ये है कि आप अभी किसी भी दफ्तर में जाइए काम के लिए, वहाँ पर फौजी आदमी को जो है इतना वो नहीं दिया जाता जितने उसको इज्जत देनी चाहिए। सबको सामने से नहीं पीछे से पैसा चाहिए काम के लिए। पैसा अब बोलते हैं कि जो है ना भाई मोदी के टाइम में तो ख़त्म हो गया, योगी के टाइम में रिश्वत। मैं बोलता हूँ ख़त्म नहीं हुई, ज़्यादा होगी।
पहले खुले लेते थे, काम होता था। अब रिश्वत भी देनी और जो है ना चोरी भी करनी, बताना भी नहीं है। आप भी बताओ क्या भैया, मुझे तो पता नहीं, मैं न्यू हंस रही, पैसे भी देने आएंगे और चोरी भी रखो। सरकार की इस नाकाम नीति को लेकर माता जी को बड़ी हंसी आई है, उनसे जानना चाहेंगे सरकार की नीति कहाँ तक सही है आपके नज़रिए? भैया कहीं तक भी ना, कुछ भी ना। अच्छा सर, और थोड़ा सा 1974 की थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं, चूँकि मुहिम जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड पे है। तो उस समय जो फौजी बनता था, तो जब आप फौजी बने तो बेसिक भावना क्या निकल के आई? जैसे आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी पे जब वर्दी आपने डाली तो वो पहला एहसास क्या था? देखो, जब वर्दी पहनने के बाद गौरव तो होता ही है अपने पे कि मैं जो है ना देश का सिपाही हूँ, मेरे पीछे मेरी जनता है, तो उसमें गौरव होता है कि हम देश के लिए जो है ना, अगर निछावर भी हो जाए हम देश के लिए कर रहे हैं अपने, तो गौरव होता है। 1974 की सरकार और 2024 आज की सरकार, दोनों सरकारों में क्या फ़र्क है? देखो, उस टाइम पे आप ये मानो कि पैसा कम था, जो इकोनॉमिक कम थी, उसी हिसाब से सैलरी थी, उसी हिसाब से सारे काम थे, परंतु फिर भी बहुत ठीक था। अब पैसा है परंतु रिस्पेक्ट नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो आपका क्या सुझाव है, क्या संदेश है आज के फौजी बनने वाले युवाओं के लिए? भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपने ईमानदारी से कार्य करें, जहाँ भी जाते हो, जिस भी ड्यूटी पर जाते हो, जिस भी विभाग में हो, ईमानदारी से काम करो, देश के लिए जज्बे से काम करो। अभी आपने अपनी बातचीत में कहा है कि किसी में देश के प्रति सच्चा जज्बा नहीं है, तो ये जज्बा कैसे ख़त्म हुआ है, जबकि पुराने ज़माने में बिना पैसे भी जज्बा था? भाई ये तो जो है ना देखा था कि हो रहा है ये सिस्टम, तो क्योंकि मेरे को देख रहे, आपको देख रहे, क्योंकि सिविल के अंदर हम जो जाते हैं, अब वहीं से जो है ना आदमी का दिमाग ख़राब होता है। यहाँ के माहौल को देख के दिमाग ख़राब होता है कि यहाँ का माहौल, तो क्योंकि जब यही करप्शन का माहौल है तो आगे फिर जो है ना, उसे तो पैसा दे दिया, नौकरी करने चला गया, उसे तो पहले अपना घर देखना है, अपने बच्चे देखने हैं, है ना? तो वो जो है ना पहले अपने उसको देखेगा, है ना? कोई सवाल हमारे साथी हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं? आज के टाइम में जो रिटायरमेंट के बाद एक जीवन जी रहे हैं फौजी लोग, तो आपके जो स्टाफ के लोग हैं वो काफ़ी लोग होंगे, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? भाई मैं तो यही कहूँगा, जो बेचारे मेरे साथ के तो करीब करीब अपना ठीक ही जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बच्चे भी मुझे तो जो मिलते हैं ठीक ही लग रहे, और हमारा भी जीवन ठीक ही चल रहा है। जब बच्चों के प्रति क्या है, जैसे आपके बच्चे, आपके बेटे की पुत्र वधू जो आपकी हैं, उनके बारे में क्या कहें? भाई मैं तो ये कहता हूँ, जैसा मेरा बेटा है, जैसे मेरे पुत्र वधू है, भगवान सबको आपकी किसी फैसले में वो दखल अंदाजी नहीं करते? मेरे किसी फैसले में ना मेरा लड़का देता है ना मेरे पुत्र वधू देता। मतलब सेल्फ डिपेंड हो? सेल्फ डिपेंड हो, जो कर दिया उनको वो मंजूर है। चाहे थोड़ा कर दे चाहे ज़्यादा कर दे, अब दवाई को पैसे ना दिए, चाहे डॉक्टर को बैठी, जब देगा जब जाएगी, कौन बहु मानना है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आपकी पेंशन आती है, उस पेंशन की वजह से सम्मान होता हो? ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो ये जो है ना गांव के बैठे हमारे भाई बुजुर्ग भतीजा भी लगा है हमारा, इनसे पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको करना मेरे को ही है, चाहे खेती का ही, मैं तो उनको 10 बार। कुछ रिटायर्ड फौजियों की शिकायतें रही हैं सरकार से, क्या आपकी भी कोई शिकायत है? भाई मेरी तो शिकायत कोई ऐसी खास नहीं, मेरी तो शिकायत यही है, जो कर्मचारी हैं अपने उन पे ध्यान दे, उन्हें जो है रिस्पेक्ट नहीं करते फौजी आदमी की, जाने के मतलब जो आप जाते हो, मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं है? इज्जत नहीं करते वे जो है ना इस चीज़ को अपने उसमें मगन रहते हैं कि एक काम के लिए 10 बार जाओ, वो काम जो है ना हो ना भी हो। बैंक में भी जाते हैं पेंशन लेने, देखो आप लाइन में खड़े हो जाते हैं, जब किसी आदमी की 65 साल उम्र हो रही है या 70 हो रही है, पहली बात तो सिटीजन की अलग ही वो होना चाहिए, परंतु हाँ तो हम तो दोनों समाजते हैं, सीनियर सिटीजन में भी आते हैं और जो है ना आर्मी उससे भी है, परंतु वहाँ पर कोई वो नहीं है, सब लाइन में लोग। अरे जब बुजुर्गों के लिए अब ऑनलाइन का, आप तो रिटायर्ड फौजी हैं, आप तो अपनी बात को धनक और खनक के साथ भी समझा सकते हैं सामने बैठने वाले को, ऐसा क्यों नहीं होता?
भाई आजकल सब आज नहीं समझता कोई भी। सब जो है ना, ये जो है मैं तो सरकार की नाकामी मानूंगा, क्योंकि सरकार कर्मचारियों को जो प्रेजेंट है उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो रिटायरमेंट या इधर उधर के हैं या आम जनता है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि वे उनका काम है, वे हमारे लिए लगे हुए हैं। अगर हम नहीं होंगे प्रशासन, क्षेत्र प्रशासन, और जो है ना अगर हम नहीं होंगे, मान लिया किसान नहीं होगा, और जो है ना एक्स सर्विसमैन या मास्टर जो भी पेंशन या जो तनख्वाह लेने जाते हैं, अगर वे नहीं होंगे तो उनको कौन पूछेगा वहाँ पर। यानी कहीं ना कहीं उपेक्षा और अवहेलना महसूस करते हैं। ये उपेक्षा ही है जी, मैं तो इस चीज़ को उपेक्षा ही कहूँगा कि इस चीज़ को, चाहे कोई सीनियर सिटीजन सिविलियन है, चाहे कोई रिटायरमेंट है, मास्टर से हो, किसी से हो, जो उनके जानने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, वे बैक लाइन से जो है ना, बैक से उसका उनका काम हो जाते हैं। और जो ईमानदारी से अपनी रहता है, भाई नहीं हम तो ईमानदार से चलेंगे, उनके काम नहीं इतनी जल्दी होते, वे लाइन में लगे ही रहो। और ग्राउंड के ये दुख और दर्द और ग्राउंड की ये असंतुष्ट स्थिति जो रिटायर्ड फौजी है, वास्तव में कहीं ना कहीं वो सिस्टम की भी कुछ नाकामी बताते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है, जो पूरी भावनात्मकता से कनेक्ट करती है हर एक नागरिक को, वो ये है कि रिटायर्ड फौजी तक का सम्मान उनको नज़र नहीं आता और वे एक 4th क्लास के आदमी की तरह लाइन लगाए खड़े होते हैं, जबकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में देश की सुरक्षा की है, सरहदों की चौकसी की है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक ऐसा भाव नज़र आता है जो वो सिस्टम से पूरे तौर से खफा से नज़र आते हैं, नाराज़ नज़र आते हैं। और हमारी इस रिपोर्ट को अगर कहीं आला एडमिनिस्ट्रेशन या वो लोग जहाँ पर ये लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं अगर सुनते होंगे तो इस बात पर ज़रूर तवज्जो करें, चूँकि एन एक्सप्रेस की ये मुहिम जो लगातार ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं, लोगों को अंदर से डोर टू डोर कुंडी बजा के उनसे बात करते हैं और उनकी बात को रखने की ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में एन एक्सप्रेस पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने रिटायरमेंट लाइफ जी रहे लोगों के दुख दर्दों को आगे तक पहुँचाने का काम किया है। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।